आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में आज बातचीत करेंगे महाराष्ट्र का वो बहुचर्चित फैसला जिसमें वर्तमान सरकार के गठन के बाद जो कानूनी पेंच, जो राजनीतिक पेंच और ख़ास तौर पर लोगों के मन में जो जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई, उन जिज्ञासाओं पर एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। और इसी फैसले पर हम आज बातचीत करेंगे एडवोकेट पायल के साथ। एडवोकेट पायल बड़े लंबे समय से उन सामाजिक न्याय के मुद्दों पर काम करती है जो सामाजिक न्याय के मुद्दे खास तौर पर राजनीति से प्रेरित होते हैं, और राजनीति से प्रेरित मुद्दों को न्याय की प्रक्रिया में ले जाकर उन्हें सामाजिक न्याय में बदलना, इस पर उनका एक बड़े लंबे समय से काम चल रहा है। एडवोकेट पायल से आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। एडवोकेट पायल, कार्यक्रम में आपका स्वागत। थैंक यू सर। हम तो बात यहीं से शुरू करना चाहेंगे कि एक बहुप्रतीक्षित फैसला था। महाराष्ट्र के ही लोगों को नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को इस बात की एक खास जिज्ञासा थी कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह का फैसला देगा, क्योंकि सरकार का जो गठन हुआ और वो पिछली सरकार जो गिर गई महाराष्ट्र की, वो सरकार और फिर नई सरकार का गठन, और इस गठन से जुड़े जितने मुद्दे रहे, लोगों की जिज्ञासा का विषय रहा। एक एडवोकेट के रूप में आप इस फैसले को कैसा देखते हैं? सर, ये एक एक्सपेक्टेड जजमेंट कहा जा सकता है। मतलब अनएक्सपेक्टेड नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा। इट इज एन एक्सपेक्टेड जजमेंट जो सर्कमस्टांसेस हुए हैं अभी तक के, उस हिसाब से देखा जाए और जो आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में प्रेजेंट किए गए हैं उस हिसाब से देखा जाए तो इट इज एन एक्सपेक्टेड जजमेंट। अच्छा, मतलब इसको इसी दृष्टि से देखा जाए कि ये तो अपेक्षित था ही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर कोई खास बात नहीं कही। उन्होंने 10वीं अनुसूची का आधार बनाया और ये कह दिया कि भाई ये जो विधायकों के निलंबन का जो मामला है या फिर इनकी पात्रता या अपात्रता का मामला है, ये डिसाइड करें उस स्टेट की जो विधानसभा है वो डिसाइड करे, उसके अध्यक्ष डिसाइड करें। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह से फैसला देने से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को अलग किया, या फिर ये भी कोई राजनीतिक दृष्टिकोण का से प्रेरित होता हुआ निर्णय लगता आपको? सर, आपने एक बात बहुत सही कही। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन ये कानूनी है सर। एक वक्त ऑब्वियसली जब कानूनी है तभी वो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई डिसीजन देगा। तो ऐसा कुछ कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा तो दिस इज लीगल, इट इज नॉट दैट इलीगल। मतलब 10वीं अनुसूची इस बात की अनुमति देती है। एंटी डिफेक्शन लॉ में इतना ज्यादा स्कोप है सर, उसको अमेंड करने में, उसको अच्छा बनाने के लिए। वो जो स्कोप जो मैं बात कर रही हूँ ना सर, वो जो गैप है ना, उसने ये स्कोप दिया, ये पॉइंट ऑफ व्यू रखने का जो सुप्रीम कोर्ट का है, वो रखने का उन्हें जो अधिकार दिया, वो जो गैप है उसने दिया है। अच्छा, इसमें बहुत संशोधन होना चाहिए है, इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट्स होनी चाहिए ताकि एक अच्छा खासा जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो सामने आए, जो बहुत स्ट्रिंजेंट हो और बहुत ज़्यादा इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा पूरक हो। मतलब क्या अभी तक वो पूरी तरह से डिजाइन हुआ ऐसा आपको नहीं लगता? नहीं लगता है सर, उसमें इतनी ज़्यादा गैप्स है। जब 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट के वक्त उसको बनाया गया था तो उसमें बहुत सारी खामियां थी। वो खामियां देख के फिर हमें 91st अमेंडमेंट एक्ट के वक्त हमें पता चला कि भाई इन खामियों को भी हमें अब नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले वाले इसमें बोला गया था कि एक बंदा अगर वो दल बदलता है तो वो फाइन, उसके अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन चल सकता है। बट अगर पूरा समूह, एक कार्यकर्ताओं का समूह या नेताओं का समूह अगर पूरा दल बदलता है तो उनके अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन नहीं हो सकता। तो फिर 2003 में 91st अमेंडमेंट एक्ट के वक्त फिर ये लाया कि नहीं, अगर पूरा समूह भी करता है तो फिर एंटी डिफेक्शन हो सकता है। इसलिए ये केस में एंटी डिफेक्शन का एंगल आ गया। तो क्या ऐसा माना जाए कि इन्हीं चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से विश्लेषित करने के लिए इसे बड़ी बेंच की तरफ दे दिया? यस सर। क्योंकि जो हमारा नबाम राबिया वाला केस है वो भी महाराष्ट्र केस का जो ये केस है उससे मिलता जुलता केस रहा है। उसका जजमेंट 2016 में आया है। तो वो हिसाब से देख के और उसमें जो डिसीजन आया उस हिसाब से देख के फिर उन्होंने लार्जर बेंच की तरफ आज उसको भेजना वो अनिवार्य ही हो गया था। अच्छा, तो
अब ये जो बड़ी बेंच के पास इसका डिस्कशन होगा, तो क्या इस बात का निर्णय भी हो सकता है कि जिस तरह से एक पार्टी से एक बड़ा समूह अगर अलग हो जाता है जी और वो पार्टी ना बनाते हुए भी क्या किसी दूसरे ग्रुप के साथ में ज्वाइन जॉइन होता हो है, सकता तो हाँ क्या उसको पात्र माने अपात्र माने इन सबको डिफाइन किया जाएगा? होना तो यही चाहिए सर। हम्म, क्योंकि जब नबाम रेबिया की जो केस है हम्म, और हमारे महाराष्ट्र की जो केस है, उसमें अगर ये देखें तो ये सारे जो गैप्स हैं उसी के कारण आज का जो इतना बैलेंस जजमेंट आया है वो इन सारे गैप्स के कारण ही आया क्या है। जिन्होंने इस तरह के अपनी ही पार्टी से विद्रोह किया, उन्होंने इस गैप का अपने पक्ष में इस्तेमाल भी करने की ये कोशिश की? यस सर, ये हम्म? तो हो ही रहा है। उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स में ऐसा रखा भी है। इनफैक्ट ये आर्ग्यूमेंट में ये भी रखा गया था कि ये बहुत सहज मामला है, बहुत नॉर्मल मामला है। जो रिस्पोंडेंट है यानी शिंदे की जो पार्टी है, उन्होंने बहुत सीधे इसमें बोला था कि बहुत सहज मामला है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ भेजा ना जाए। तो ये सारी चीज़ें भी हुई है इन बिटवीन। एक बात और भी आपसे समझेंगे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये बात लिखी है, जी उन्होंने सर। नोटिस किया कि उस दौरान, जिस जी दौरान अभी वर्तमान महाराष्ट्र की जो सरकार है, इस सरकार का जो गठन हुआ, जी इस दौरान राज्यपाल ने जो निर्णय लिए वो गलत थे। मतलब एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस तरह की जो उनका जो ऑब्जर्वेशन है, जी क्या इस ऑब्जर्वेशन का हमारे आने वाले समय में जो अन्य राज्यों के राज्यपाल हैं या फिर वहाँ पर इस तरह की जो परिस्थितियाँ जो निर्माण होगी या होती है, क्योंकि ये तो राजनीति है, जी सर। तो ऐसी स्थिति में क्या सुप्रीम कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन का कोई अर्थ हो सकता है? सर, अर्थ लगाना लगाना चाहे तो बहुत सारा होता है, बट एज यू नो कि गवर्नर अपॉइंट कौन करता है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर दूसरे स्टेट में ऐसा कोई अगर पेचीदा मामला आ जाता है और सेम सर्कमस्टांसेस है, तो कहीं ना कहीं वो देखा भी जा सकता है या फिर अनदेखा भी किया जा सकता है। इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द पार्टी दैट इज रूलिंग देयर। लेकिन हमारे यहाँ गवर्नर तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। सर कॉन्स्टिट्यूशनल है बट इट इज़ नॉट इतना, ये नहीं है इतना भी, ये भी पोस्ट बहुत पेचीदा है। जैसे जब मैं पॉलिटिकल साइंस के क्लासेस में जाती थी, जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते थे, तो उन्हें टिट्यूलर हेड बोला जाता था। वैसे यहाँ भी टिट्यूलर हेड ही बोला जाता है व्हेन इट कम्स टू गवर्नर। तो टिट्यूलर हेड है बट उन्हें किसी ना किसी का कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। ही कैन नॉट टेक डिसीजंस बाय हिमसेल्फ। अच्छा। तो उन्हें जो डिसीजंस है वो सीएम और उनका जो मंत्रिमंडल है उनसे कंसल्ट करके ही डिसीजंस लेना अनिवार्य होता है। अगर उनसे कंसल्ट करके डिसीजन नहीं लिया तो वो डिसीजन नहीं माना जाता है। तो ये भी बात है सर। अगर मैं इस बात को भी समझना चाहूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का अभी ये जो फैसला आया है, जी इस फैसले में और भी एक ऑब्जर्वेशन है, और वो ऑब्जर्वेशन ये है कि भाई 10वीं अनुसूची को देखें तो व्हिप जारी करने का जो अधिकार यस है वो राजनीतिक दल का है। यस सर। और राजनीतिक दल को इस बात का अधिकार है, तो राजनीतिक दल अपने विधायकों को, अपने सांसदों को व्हिप जारी करेगा, उनके लिए व्हिप जारी यस करेगा। यस अगर यस। वे नहीं मानते हैं तो फिर क्या ये उनके अपात्रता को इंगित करता है? कहीं ना कहीं सर। तो अगर ये अपात्रता को इंगित करता है, लेकिन अभी जैसे महाराष्ट्र के केस में विधानसभा के अध्यक्ष को ये अधिकार दे दिए गए हैं कि वे डिसाइड करें कि ये पात्र है या अपात्र है, जी तो क्या अगर वे मान लो कि उन्हें पात्र मानते हैं तो क्या इसे इलीगल समझा जाए या फिर लीगल समझा जाए? कैसे सर, समझा जाएगा यही इसे? तो पेज सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिया है आज के रिजल्ट में कि अच्छा। इसको कैसे समझा जाए। क्योंकि अगर हम सीधा सीधा देखा जाए, अगर जो 21 जुलाई 2022 में जितना जो हलचल हुई है इस गवर्नमेंट में, उस हिसाब से देखा जाए तो वी तो सबसे पहले जो है वो तो उद्धव ठाकरे जी के गढ़ ने भेजा था।
इनकी कट ने तो एक दिन बाद भेजा, जब वो लोग वहाँ पहुंचे, उनकी मीटिंग हुई थी, 34 लोगों की मीटिंग हुई थी, तब भेजा था। अब फिर ये बोलते हैं कि हमारा लीडर ये है, और फिर इसमें जो पेच निर्माण हुआ है और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया नहीं है सर, तो इसमें फिर हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है स्पीकर को, उस हिसाब से अगर लेके जाए तो फिर सर विल बी फाइन, तो विल बी क्या करेक्ट। इन चीजों को भी बड़ी बेंच डिस्कस करेगी? सर करनी चाहिए और होगा, डिस्कशन होगा। अगर आपकी जानकारी या फिर आपने इन सारी चीजों को जो पढ़ा है, देखा जी है, जी तो आप क्या कहेंगे इस पर? सर, ये सारे मुद्दे आएंगे जब अभी बड़ी बेंच ज़्यादा जजेस के साथ जब बैठेंगे, और ये इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, तो बहुत होशो हवास में, बहुत कीनली, बहुत माइन्यूटली वो सारी चीज़ें देखी जाएगी कि ये हो सकता है, इसका वो हो सकता है। तो फिर ये सारी चीज़ें जो आपके सवाल है सर, वो भी देखे जाएंगे उसमें। मैं अभी इस पूरी चर्चा को एक दूसरी तरफ लेकर जाना चाह रहा हूं कि जी आप बड़े लंबे समय से सोशल जस्टिस पर काम करती हैं जी और आपकी एडवोकेसी भी सोशल जस्टिस पर होती जी है। जी इस वर्तमान सरकार के महाराष्ट्र में गठन के बाद से परिस्थितियां ये देखी जा रही है कि लोग केवल इस पॉलिटिकल क्राइसिस पर कॉन्सेंट्रेट हैं जी और राजनीति भी उसी पर कॉन्सेंट्रेट है। जी आपको क्या लगता है कि सोशल जस्टिस के जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे इसमें कितने साथ रहें या इससे कितने पीछे छूटे? क्योंकि जहाँ ये सब एक्सरसाइज हो रहा है, वो सारे के सारे जनप्रतिनिधि हैं जी और जनप्रतिनिधियों को इस प्रक्रिया में बिल्कुल निश्चित रूप से लगे रहना होता है कि वो जी हमारे सोसाइटी को सोशल जस्टिस की प्रक्रिया की ओर लेकर चले। जी तो जी आपको क्या लगता है, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? सर, मेरा ऑब्जर्वेशन तो बहुत अभी मैं रिसेंट एक मीटिंग करके आई किसी मिनिस्टर से, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड है वो। एक स्टेट मिनिस्टर का ऑब्जर्वेशन कि यस विल सपोर्ट, मैं एमपी की बात कर रही हूँ, बट एक यूनियन मिनिस्टर की इधर से हमें ये सुनने को मिला कि मैडम, ये आप बताइए हमारे देश में फ्रीडम ऑफ मैरिज है कि नहीं। मैंने बोला सर, अगर फ्रीडम ऑफ मैरिज है तो फिर हमारे देश में जो सम्मान के आधार पर हत्याएं हो रही हैं, जिसे हम ऑन अ क्राइम बोलते हैं, वो कैसे हो रही है? अगर फ्रीडम होता तो वो हत्याएं नहीं होती। और एक पूरा एक काउ बेल्ट जो सेक्शन है, काउ बेल्ट में भी वो हो रहा है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जैसे तमिलनाडु में है, उसमें बढ़ चढ़ के हो रहा है, आपको दिन ब दिन वहाँ केसेस बढ़ते दिखेंगे। तो इन सारी चीज़ों में सोशल जस्टिस फिलहाल की गवर्नमेंट के सामने, फिर वो सेंटर की हो या फिर स्टेट की हो, कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है सर। नो वन इज टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग। वो जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हो, और जो पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड जो पूरा हमारा अभी पॉलिटिक्स हो चला है सर, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। तो फिर हम एक वेलफेयर स्टेट की जो संकल्पना रखते हैं, जी सर। तो वो संकल्पना कैसे विकसित होगी? क्या आपको लगता है कि ये क्राइसिस अब यहाँ पर रुक गया तो यहाँ से कुछ वेलफेयर स्टेट की ओर हम लोग जा पाएंगे? सर, ये क्राइसिस रुकना चाहिए। अगर वेलफेयर स्टेट की तरफ हम नहीं गए तो जो जितना आज तक के इन 75 इयर्स में इस देश में हुआ है, कुछ जो अच्छा हुआ है, गरीब तबकों के लिए, SC ST OBC कम्युनिटीज़ के लिए जो हुआ है, महिलाओं के लिए हुआ है, रिसेंटली LGBTQI+ के लिए हुआ है सर, वो सारा पानी में मिल जाएगा। किसी को बिल्कुल भी किसी को राइट नहीं होगा यहाँ जीने का। तो ये सब रोकने के लिए वी डू नीड कि एक सशक्त रूलिंग पार्टी हमारे सामने आए, और एक अच्छी रूलिंग पार्टी आए जो लोगों के लिए काम करे, क्योंकि उनका काम ही है लोगों के लिए काम करना। और हमारा सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है ना सर, जैसे बोलते हैं व्हेन वी रीड इन पॉलिटिकल साइंसेज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आप एक उतना ही सशक्त विपक्ष होना चाहिए। हमारे पास वो सशक्त विपक्ष ही नहीं है सर, जो एक शैडो गवर्नमेंट की तरह काम करे, वो नहीं है। इसलिए आज इस देश में जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है, वो एक वन ऑफ द मेन रीजन वो भी है। चलिए, इस बातचीत को हम लोग पूरा करना चाह रहे हैं, लेकिन एक अंतिम टिप्पणी भी आपसे लेंगे कि जो वर्तमान में आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, जी सर। क्या इस फैसले से
जो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा है जी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर का जो इस्टेब्लिशमेंट है जी या फिर उसकी ओर बढ़ना है, इन चीज़ों को, इन मूल्यों को कितनी आशा से देखा जाएगा? सर, इससे अभी कुछ नहीं बोला जा सकता है। जो आज का जजमेंट है मेरे हिसाब से वो पूरा नहीं है। उसने किसी भी चीज़ को इंगित नहीं किया है। ये जब अभी लार्जर बेंच की तरफ जाने वाला है, जब उनका डिसीजन आएगा तो वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल मूल्यों की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात कर पाएंगे। ये उसके बाद हो पाएगा। जी सर। चलिए हम लोग यहाँ पर रुकते हैं और ये बातचीत जो हम लोग कर रहे थे एडवोकेट पायल के साथ। एडवोकेट पायल दरअसल सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर बड़े लंबे समय से काम कर रही है। हमने आज के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जो कि महाराष्ट्र सरकार के गठन के संदर्भ में आया, जो वर्तमान सरकार है, और इस मुद्दे को हमने सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में समझने की ये कोशिश की है। आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की। इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।